स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा में। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर और हमारा आज का टॉपिक है क्लास 11th बायोलॉजी के टर्मिनल एग्ज़ाम पर। टर्मिनल एग्ज़ाम में बायोलॉजी का जो पेपर आया था उन पेपर को हम हल कर रहे हैं और आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करने वाले हैं बायोलॉजी पेपर के सेट ए का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अपना वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हम हल करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 11वीं के विषय जीव विज्ञान पेपर के सेट ए का हल, और हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। अगर हम मोटे मोटे तौर पर इस पेपर की बातें देखें तो इस पेपर का जो समय 3 घंटे दिया हुआ है, जबकि पूर्णांक 70 अंक दिए हुए थे। यह पेपर जो है कई स्थानों पर चेंज हो गया था। जो 15 तारीख को होना था, अति वृष्टि की वजह से, बारिश की वजह से ये पेपर चेंज हो गया और इसके स्थान पर फिर सेट सी आया हुआ था। तो ये पेपर सेट ए है। तो सेट ए को हम हल करते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न क्रमांक अगर हम बात करें, प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? पहला प्रश्न। तो इसका सही जवाब होगा शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। वहीं पर सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। वहीं पर मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो वह होती है तंत्रिका कोशिका। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, वायरस मुख्यतः बने होते हैं। वायरस मुख्यतः जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। तीसरा प्रश्न है, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 10 जोड़ी। इसके बाद चौथा प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड्स मुख्यतः बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मुख्यतः बने होते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा तथा फॉस्फेट के। प्यूरिन, पायरिमिडीन, शर्करा और फॉस्फेट के। आपको मालूम है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन जो है वो क्या है? नाइट्रोजन बेस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीमोग्लोबिन में होता है? भाई, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, केल्विन चक्र का प्रथम उत्पाद होता है। केल्विन चक्र का जो प्रथम उत्पाद है वह होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कौन सा होता है भाई? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इसका प्रथम उत्पाद होता है। चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के तरफ, और प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में हम सबसे पहला प्रश्न लेते हैं, और हमारा पहला प्रश्न है, C3 चक्र को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो C3 चक्र को किस नाम से जाना जाता है भाई? केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है, केल्विन साइकिल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न दिया है, क्रांच रचना खालिस्तान पौधों में पाई जाती है। तो इसका जवाब होगा C4 पौधों में पाई जाती है। इसमें सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम होता है, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो एंजाइम है वो होता है रुबिस्को। राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। भाई, राइबोलोज है, पेंटोज शुगर है, तो इस कारण से यहाँ पर कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान खालिस्तान है। तो प्रोटीन का श्वसन गुणांक का मान जो है वो 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ये 0.7 के करीब करीब होता है। हाँ, ऑक्सीश्वसन में एक ग्लूकोज के अणु से कुल कितने एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? खालिस्तान एटीपी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये आएगा इसका आंसर 38 एटीपी अणु की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सही सत्य और असत्य चुनकर लिखिए।
तो चलिए देखते हैं कौन से सत्य हैं और कौन सी बातें असत्य हैं। पहला प्रश्न दिया है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ग्लूकोज अंत में सुक्रोज में परिवर्तित होता है, तो ये आपका गलत ऑप्शन है। कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है, बिल्कुल सही बात है कि कार्बोहाइड्रेट के श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई तंत्रिका कोशिका होती है, ये गलत बात है। तो क्या होती है भाई, फेफड़ों फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है फिर, एल्वेलाई। चौथा प्रश्न देखिए, मछलियों में श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है, भाई फेफड़ों के द्वारा नहीं होता है, ये गलत बात है। उनमें गलफड़े पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। कंठ के ऊपर ढक्कन नुमा संरचना एपिग्लॉटिस कहलाती है, बिल्कुल ये सही बात है। इसके बाद देखिए कि एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 16 से 20 बार श्वसन करता है, ये गलत बात है। यहाँ इसका आंसर है 16 से 18 बार। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। अब सही जोड़ी बनाइए में आप कॉलम ए और कॉलम बी से मैच करना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे कॉलम ए में दिया है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है भाई, ब्लड में ब्लड के अंदर पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्लड। ईसीजी, ईसीजी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हृदय की ध्वनि कैसे महसूस करते हैं, डॉक्टर क्या लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। रक्तदाब का मापन स्फिगो मैनोमीटर के द्वारा, और SA नोड को पेसमेकर भी कहा जाता है। तो ये आपके सही जोड़ियां हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, अंतिम प्रश्न की तरफ जाते हैं, और हमारा आज का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए में पहला प्रश्न है, प्रत्येक मानव रक्त में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो देखिए एक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति किस रोग को दर्शाती है। देखिए मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जो है वो ग्लाइकोसूरिया कहलाती है, ठीक है, ग्लूकोसूरिया कहलाती है, और इससे होता है अगर देखें डायबिटीज मेलिटिस रोग होता है। चलिए बोमन संपुट कहाँ पर स्थित होता है, बोमन संपुट कहाँ पर होगा भाई, बोमन संपुट, बोमन कैप्सूल जो है वो नेफ्रॉन का एक भाग है, और नेफ्रॉन किसकी इकाई है, किडनी की इकाई है, तो इसका आंसर आ जाएगा गुर्दे या किडनी। चलिए रक्त में ग्लूकोज का एकत्रित होना क्या कहलाता है। भाई रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होने लग जाती है, ग्लूकोज रहता है लेकिन जब ज़्यादा होने लग जाती है तब इस कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखें, या इसे अति ग्लूकोज रोग कहा जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पेरिकार्डियल द्रव का एक कार्य लिखिए। देखिए पेरिकार्डियल द्रव के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अगर हम इसके एक कार्य की बात करें तो इसका एक कार्य आप लिख सकते हैं कि यह जो पेरिकार्डियम होता है, भाई जो पेरिकार्डियम, इस पेरिकार्डियम की इनर मेम्ब्रेन या इनर लेयर, और वह जो लेटरल लेयर है, पार्श्वीय लेयर होती है, लेयर के स्नेहक के रूप में, लुब्रिकेंट के रूप में यह काम करता है, स्नेहक के रूप में यह कार्य करता है। तो इस काम को आप लिख सकते हैं, और भी दूसरे काम हैं लेकिन आप इस काम को लिख सकते हैं। चलिए ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए। अब हम बात करते हैं कुछ